बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे, आप कन्नौज जाएंगे, ये कंफ्यूजन चलता रहा। ये तो पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटजी है। क्या ये बीजेपी वाले ही करना जानते हैं? परिवार एकजुट है इस बार, पूरा समाजवादी परिवार बहुत मजबूती के साथ एक है। आप नेशलाल नेहरूआ से पिछला चुनाव क्यों हारे, आकलन किया होगा? एक्सीडेंटल हार थी। दिनेश यादव आपको बाहरी भी कह रहे हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं कि इसी आरोप के चलते आपने घर बनवा लिया। अब यहाँ दिनेश से कहो ये सवाल अगर उठाओगे तुम्हारे प्रधानमंत्री नाराज होंगे तुमसे। परिवारवाद का जिक्र जरूर करते हैं और आपके परिवार के 5 टिकटों का जिक्र लाते हैं और ये भी कहते हैं कि यादव समाज से क्या और लोग नहीं थे। देखिए, जहाँ तक परिवार की बात है कोई नई बात नहीं। आपके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी का प्रचार करने आए? नमस्कार, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हम एक और हॉट सीट में आ गए हैं। नाम है आजमगढ़ लोकसभा और इस वक्त हमारे साथ यहाँ से समाजवादी गठबंधन से प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, बदायूं से पूर्व सांसद हैं और फिलहाल एक बार फिर से मैदान में। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मुझे टिकट के बारे में बताइए, टिकट आखिर फाइनल कैसे हुआ? क्योंकि शुरुआत से ही ये कन्फ्यूज़न चलता रहा कि आप आजमगढ़ से लड़ेंगे कि बदायूं से लड़ेंगे, फिर आया कि अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे, आप कन्नौज जाएंगे, ये कन्फ्यूज़न चलता रहा। अंत में चीज़ें क्लियर हुई कि बदायूं आदित्य लड़ेंगे, शिवपाल जी नहीं लड़ेंगे, आप यहाँ से लड़ेंगे और अखिलेश यादव कन्नौज। ये तो पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटजी है। क्या ये बीजेपी वाले ही करना जानते हैं? जी, ये हमारे भी लीडर जानते हैं करना। तो ये स्ट्रेटजी के तहत हुआ है? स्ट्रेटजी के तहत हुआ है और स्ट्रेटजी बहुत सक्सेसफुल हो रही है। अच्छा, सारे लोग जिनको जहाँ उम्मीदवार बनाया जा रहा है, ये परिवार की सीटें छोड़ दो, बाकी भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथी उम्मीदवार हैं, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि इस बार जिसका दुर्भाग्य होगा वही हारेगा। अन्यथा ज़्यादातर लोग हमारे साथी चुनाव जीत के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। बदायूं में हम गए तो वहाँ पर आपके नाम की बड़ी चर्चा थी, वहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। शिवपाल जी को भेजा गया, शिवपाल जी शुरुआत में लगा कि वो लड़ने को तैयार नहीं हैं। आदित्य यादव गए, तो इसको लेकर आप भी वहाँ पर गए नाराज़गी दूर करने। मुझे बताया गया कि आप भी लोगों के बीच गए प्रचार करने, आप मैनपुरी भी थे, लगातार सब जगह जा रहे थे। तो बदायूं से क्या फीडबैक मिला? तो वो तो कर्तव्य है। हम बदायूं गए थे, आज चाचा जी यहाँ आ चुके हैं। वो तो एक दूसरे की मदद में सब लोग निकलेंगे। पार्टी में सब लोग मददगार होते ही हैं, मदद करते ही हैं। और बदायूं चूँकि 15 साल से हमारे रिश्ते जुड़े हैं तो स्वाभाविक है वहाँ पे हमें जाना था, तो गए। वो तो कोई नई बात नहीं है। आज आदित्य भी यही हैं, चाचा भी यही हैं, आदरणीय प्रौढ़ साहब भी यही हैं, सभी लोग हैं। अब चूँकि उधर के चुनाव ख़त्म हो गए इसलिए और स्मूथली इधर सब लोग आ रहे हैं कंपेन करने। वो तो परिवार एकजुट है इस बार, क्योंकि पिछले चुनाव में साफ तौर पर हमने ये देखा, एक बड़ा फैक्टर था कि परिवार एकजुट नहीं था। और ये सवाल मेरा था भी कि शिवपाल यादव का प्रचार करने आ रहा है, तो आपने बताया कि नहीं, ऑलरेडी आ चुके हैं। कल उनकी मीटिंग लगी हुई है, कल से मीटिंग शुरू है। कल भी हैं, परसों भी, 3 दिन लगातार यहाँ हैं। आदित्य आ चुके हैं, प्रौढ़ साहब आ चुके हैं कल से ही। तो वो कोई इशू नहीं हो, परिवार पूरे मजबूती के साथ। और केवल एक हम लोग का ब्लड फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा परिवार। क्यों नेताजी ने कभी पार्टी को पार्टी की तरह से उस तरह से नहीं चलाया है, हमेशा पार्टी को परिवार समझा। और पार्टी के किसी छोटे से छोटे वर्कर को भी अगर कोई तकलीफ़ रही तो नेताजी स्वयं अटेंशन लिया उन्होंने। और उस परंपरा पर आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं, पूरी पार्टी चल रही है। तो हमारा पूरा समाजवादी परिवार बहुत मजबूती के साथ एक है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके नेतृत्व में बीजेपी को हरा के छोड़ेगा। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? स्वाभाविक है, जो मुद्दे देश के हैं आजमगढ़ उससे अलग नहीं है, बल्कि आजमगढ़ तो जो राष्ट्रीय और प्रांतीय मुद्दे हैं उन मामलों में बहुत जागरूक जिला है। आजमगढ़ के लोग देश प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, महसूस करते हैं और करते भी हैं। और जो देश के सामने आज मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाने का। स्वाभाविक है, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तब बाकी सब चीज़ें बचेंगी। तो बड़ा मुद्दा है संविधान बचाने का। इसके साथ साथ किसानों की समस्या पूरे प्रदेश में है, आजमगढ़ में भी है। बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में, आजमगढ़ में भी है। महंगाई की समस्या पूरे देश की, वो आजमगढ़ की भी है। तो समस्याएं आजमगढ़ में कोई अलग नहीं है, वही समस्याएं। और समाधान सभी का एक है कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आप मुद्दे गिना रहे हैं, आपके समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं बड़े अंतर से, मगर भाजपा के जो समर्थक हैं वो पिछले उपचुनाव की हार याद दिला रहे हैं। आप नेशलाल नेहरूआ से पिछला चुनाव क्यों हारे, आकलन किया होगा? चलिए, अच्छी बात है, कभी कभी हारना भी कोई बुराई नहीं है। राजनीति में हार जीत लगी रहती है और उस हार को मैंने एक्सीडेंटल हार
को परिभाषित किया है, उसका नाम जो दिया मैंने, एक्सीडेंटल आरती। और अब एक्सीडेंट नहीं हो रहा, ना एक्सीडेंट बार बार होता है। एक्सीडेंट ना हो इसीलिए क्या गुड्डू जमाली को शामिल कराया गया? क्योंकि पिछले चुनाव का जब आकलन जो जानकार हैं वो करते हैं तो गुड्डू जमाली फैक्टर का बड़ा जिक्र आता है। क्या उनको इसीलिए पार्टी में शामिल किया गया? नहीं, ये सच है, एक बड़ा फैक्टर थे, बड़ा स्कोर किया था उन्होंने। और उनका जो वोट था वो ज़्यादातर वोट वही था जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट रहा है। तो उनका आना निश्चित तौर पे आजमगढ़ की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उनके भी सहयोग से, और जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, प्रदेश में मुद्दे चल रहे हैं, स्थानीय मुद्दा नहीं, इसमें कोई शक नहीं, गुड्डू जमाली जी का सपोर्ट है, मजबूती सपोर्ट है। और उन्होंने कई स्पीचेस में कहा है, आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको महसूस होगा, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट ज़रूर मैं हूँ, लेकिन चुनाव वो उसी तरह से लड़ रहे हैं जैसा आप लड़ रहे थे। तो ये हम लोगों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है और बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी हम लोग, अभी आपके आने से 10 मिनट पहले उठ के गए वो यहाँ से, हम लोग मारुपुर की मीटिंग में साथ थे सब। दिनेश लाल यादव निरहुआ के जो दावे हैं उसमें वो एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिवाद फैला रहे हैं। सौरभ जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सुबह एयरपोर्ट चले ज़रूर जाइए जी। जिस उपलब्धि की वो बात कर रहे हैं उस उपलब्धि को देख के ज़रूर आइए। ये एयरपोर्ट सदैव नेताजी के टेन्योर का है, 2007 से पहले का है। 9, 12, 14, 17, 22, 20, 19 लगातार इन चुनावों में यहाँ लोग आए गए और कई मौक़ों पे आए गए। अब वो एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। किसान पिछले 8-10 महीने से वहाँ आंदोलनरत हैं, किसानों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। बिना मांग पूरी किए एयरपोर्ट एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट किया है। क्या उनसे पूछो लैंड ले पाए हो क्या? अभी तक लैंड नहीं ले पाए। एक कोई कमरे का मुझे नहीं पता कंट्रोल रूम बनाया है कि एटीसी का कुछ बनाया है उन्होंने। एक रूम का उद्घाटन करके गए थे प्रधानमंत्री जी, संभवतः मार्च के महीने में, और 34वें दिन या 33वें दिन उसमें आग लग गई। अब यही अगर उनकी उपलब्धि है तो आजमगढ़ वालों को ऐसी उपलब्धि की ज़रूरत नहीं है जो 30वें 34वें दिन जिसमें आग लग जाए। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट हो, आप चले जाओ। आपसे पहले अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे यहाँ से। समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ को, तो हिसाब तो आपको भी देना पड़ेगा, आपसे भी लोग मांग रहे होंगे। जैसे आपने इनकी कमियां कि नहीं, आपकी उपलब्धियां जानना चाहता हूँ आपकी पार्टी की। उपलब्धियों के मामले में अगर जाएंगे तो नेताजी के पहले कार्यकाल से आप शुरू करिएगा। 1995 में जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आजमगढ़ के लोग शॉक्ड हो गए। एज सीएम जब वो यहाँ आए किसी कार्यक्रम में तो अपने साथ 2 अधिकारी बैठा के लाए और सीधा अनाउंसमेंट किया कि आज आजमगढ़ मंडल आज से, और ये आपके कमिश्नर हैं, ये आपके डीआईजी हैं। वहाँ से शुरू होती है आजमगढ़ के विकास की गाथा। कमिश्नरी से लेके फिर यहाँ के जिला के मुख्यालय पे आप जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, आप जाके ज़रा देखिएगा। कल ही यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, यहाँ सटियाओं का शुगर मिल बनाया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रूपरेखा रखी। आप अगर घाघरा के किनारे पे जाएंगे तो वहाँ तमाम बोल से लेके तमाम जो मूलभूत समस्याएं थी बहुत हद तक निराकरण हुआ, अभी हालांकि पूरा नहीं हो पाया है। पूरे आजमगढ़ की सभी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। जितने आप बाईपास देख रहे हो सब समाजवादी सरकार की देन है। और एक मोटी बात कह दें जो हमारे बहुत सारे साथी अपनी स्पीच में कह रहे हैं, विकास के नाम पे आजमगढ़ की हर ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा है, ये हमारे साथी बताते हैं। दिनेश यादव आपको बाहरी भी कह रहे हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं कि इसी आरोप के चलते आपने घर बनवा लिया। अभी आप दिनेश यादव से पूछो खुद कहाँ के हैं, और ये प्रधानमंत्री से पूछो, छोड़ो दिनेश की क्या बात करें। प्रधानमंत्री जी अगर बनारस में पैदा होके बनारस का चुनाव लड़ रहे हो तो बताएं। और जिस आजमगढ़ के लिए हमको लोग बाहरी कहना चाह रहे हैं, लोगों को पता नहीं है रिश्ते क्या हैं। आज नहीं, 80 और 90 के दशक में नेताजी ने कहा था इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। और आप समझ सकते हो कि धड़कन के बिना दिल का कोई मतलब नहीं रह जाता। जहाँ नेताजी इतना सम्मान दिए उस जिले को, और जिले के लोगों ने भी नेताजी का सम्मान रखा, वहाँ हम भारी हो गए। बनारस में प्रधानमंत्री जी का क्या योगदान है, देंगे भाजपा के लोग जवाब। दिनेश से कहो ये सवाल अगर उठाओगे तुम्हारे प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे तुमसे। जब समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है और बीजेपी की अगर स्पीचेस आप सुने तो परिवारवाद का जिक्र ज़रूर करते हैं, और आपके परिवार के 5 टिकटों का जिक्र लाते हैं, और ये भी कहते हैं कि यादव समाज से क्या और लोग नहीं थे
सारा यादव समाज का कोटा परिवार ही में सिमट जाता है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक परिवार की बात है, कोई नई बात नहीं है। हम लोग 9 में भी 4 लोकसभा पे लड़े थे, 14 में 5 पे लड़े थे, 19 में भी 5 पे लड़े थे, आज 24 में भी 5 ही पे लड़ रहे हैं। इस चुनावी मुद्दा इनके लिए इसलिए ज़रूरी हो गया कि इनके पास अपनी उपलब्धि दिखाने को, बताने को कुछ बची नहीं, तो आज ये इनके लिए मुद्दा है। अब ये भाषण, सभाएं लगेंगी, भाषण देना है तो क्या दें भाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री या पूरे बीजेपी मिलके रोजगार पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? अग्निवीर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आपके नौकरियों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आपके रुपए का जो लगातार स्तर गिरता जा रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? किसानों की आमदनी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप ये सब बातें प्रधानमंत्री जी ने और पूरे बीजेपी ने और पूरी मीडिया ने, चाहे वो विज्ञापन के तौर पे किए हों, चाहे दबाव में, प्रभाव में आके किए हों, पूरी मीडिया ने लगातार कि प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, प्रचारित किया। पूरे 10 साल देश को गुमराह किया है। आज 10 साल बाद जब कोई उपलब्धि नहीं है तो परिवारवाद, महिलाओं के लिए कह दिया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। बताइए, ये इस देश में होगा? ऐसा सोच लिया किसी वर्ग विशेष को इतना बदनाम करोगे आप? और फिर गंगा के तट पे जाके खड़े होकर कहते हैं अगर मैं हिंदू मुसलमानों में कोई दूरी बढ़ाने की बात करूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अगले दिन लालगंज की यहाँ निजामाबाद की मीटिंग में क्या कहते हैं आके? खत्म, कोई विश्वास नहीं बचा इनका जनता के। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रैली करके चले गए, आपके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी का प्रचार करने आ रहे हैं? राहुल जी चूँकि पूरे देश का चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, बड़ी पार्टी है, तो राहुल जी का आना तो संभवतः संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं 22 तारीख को, 3 सभाएं हमारे लिए करने जा रहे हैं। आरएन डिम्पल जी आ रही हैं, आरडी शिवपाल चाचा जी आ ही चुके हैं, प्रभु साहब आ ही चुके हैं, और भी पार्टी के बहुत सारे लीडर। आजम साहब दुर्भाग्य से आज बाहर नहीं है, प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी के पास उपलब्ध लीडरशिप है, सारी लीडरशिप आ रही है मेरे पास। आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ आप जनता को बताएं आजमगढ़ की कि अगर आप सांसद बनते हैं, वो आप पे भरोसा जताते हैं, तो क्या आपका प्लान है? क्या आप 4-5 बड़े काम आप करना चाहेंगे आजमगढ़ के लिए? आजमगढ़ के लोगों के बीच में एक ही बात कहूँगा कि हम उस समाजवादी परंपरा से निकले हुए कार्यकर्ता हैं जो कभी झूठ नहीं कहते। और मैं कोड कर दूं, पिछले 15 तारीख को बदायूं में आदित्य के नॉमिनेशन में गया था और बदायूं के कम से कम 50 पत्रकारों के सामने मैंने ऑन एयर कहा था, किसी भी पत्रकार से वहाँ की क्लिपिंग मंगा सकते हैं, कि एक भी पत्रकार मुझे बता दे जो मैंने सार्वजनिक वादा किया हो उसको पूरा न किया हो। मैं सवाल न्योता दिया था सबको कि मेरी तरफ से निमंत्रण है कि दुख बताओ कोई भी एक वादा ऐसा जो मैंने सार्वजनिक तौर पे कहा हो और काम पूरा करके न दिखाया हो। तो मुझे खुशी है कि एक भी पत्रकार मित्र के पास कोई सवाल नहीं था जो ये बताए कि आपने ये वादा किया था वो पूरा नहीं किया। यही बात मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच दोहराना चाहता हूँ। मैं कोई हवा में वादे करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, हवा में बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार परंपरा थाती है, हमारे बड़े लोगों ने जो किया है आजमगढ़ के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए, सदैव नेताजी किया, आरडी अखिलेश जी ने किया, हमारे स्थानीय नेताओं ने किया। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़ की तरक्की को हम कोई कसर नहीं आने देंगे। और दिल्ली में जब समाजवादियों की सरकार होगी तो सरकार से बड़ी बड़ी योजनाएं लाने का काम करेंगे और सांसद के तौर पर एक मजबूत आवाज़ जो आजमगढ़ की पहचान रही है उस पहचान को कायम रखेंगे। ये मेरा आजमगढ़ वासियों से पूरा वादा है। मुझे उम्मीद है सबका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे धर्मेंद्र यादव, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।